अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। अच्छा बेटा, जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक चेंज हुई है, उसमें न्यू बुक से यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के नाम से जो यूनिट है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, इसके 3 बुनियादी पोर्शंस हैं। अगर इसको हम समराइज कर लें, इसमें पहला पोर्शन है स्केलर्स और वेक्टर्स के नाम से। दूसरा इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस है। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पुरानी बुक के अलग अलग चैप्टर्स मर्ज करके इन्होंने एक नया यूनिट जो है वो बनाया है, जिसको काइनेमेटिक्स में उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, अब ये काइनेमेटिक्स जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे तो वहां जरा प्रॉपर काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे। बस अभी इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करें कि वो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जिस फोर्स की वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो रही है उस फोर्स को कंसीडर ना करें, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे तो वो काइनेमेटिक्स कहलाएगी, फिजिक्स की ब्रांच। अब जब इक्वेशंस ऑफ मोशन हम करेंगे तो वहां इसको डिटेल से हम करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि इस यूनिट नंबर 2 के 3 बुनियादी पोर्शंस हैं, जिसमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमारा पहला मेन टॉपिक होगा। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स होंगे। तो हम अपना जो स्टार्टिंग लेक्चर करेंगे वो स्केलर्स और वेक्टर से ही स्टार्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से या स्केलर से। वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट चाहिए हो, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी स्पेसिफाइड, जिनको समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है दो चीजों की मदद से, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की मदद से, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज स्केलर्स। इन स्केलर क्वांटिटीज में हमें किसी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे देखिए, इसने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हुई हैं: वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, डेंसिटी, पावर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सब की सब चीज़ें स्केलर्स हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं। इसके अलावा देख लें जैसे डिस्टेंस, स्पीड, इसमें भी डायरेक्शन कोई कोई काम नहीं है। ये तो एग्जांपल्स फर्दर मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा जी, वेक्टर क्वांटिटीज देख लीजिए। वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो, डायरेक्शन भी चाहिए हो, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज वेक्टर्स कहलाएंगी। और ऑब्वियसली अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करेंगी। इसलिए डेफिनेशन में लिख रहा है कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद प्रॉपर यूनिट एंड ऑल्सो ऑबेज वेक्टर अलजेब्रा आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ये तमाम की तमाम चीजें वेक्टर्स कहलाएंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो क्या है कि हम किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक हम उसकी डायरेक्शन को मेंशन ना करें। इसका मतलब वेक्टर्स में डायरेक्शन एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा है: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ये सब की सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब आप इसमें और फर्दर क्वांटिटीज जैसे लिख सकते हैं मोमेंटम, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह इसकी भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे सिलेबस में बता रहा है भाई, दो तरीके हैं इसका। एक एनालिटिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के देखें सिंबल्स की फॉर्म में इसने ये तरीके बताए हैं। जैसे कोई भी वेक्टर है मेरे पास ए, उस पे एरो विद हेड बनाएंगे, या वेक्टर बी देखने कोई भी हो सकता है, या उनको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। आप इसको ऐसे समझें कि अगर वेक्टर को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है ना यार, तो उसके कुछ मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करिए मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये ए तो एक जनरलाइज सिंबल है ना। फोर्स होगा तो मैं एफ लिख लूंगा, एक्सेलरेशन होगा तो मैं उसके लिए स्मॉल ए लिख लूंगा, टॉर्क होगा तो उसके लिए टॉर्क का सिंबल टाउ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो एक जनरलाइज सिंबल है। जो भी वेक्टर होगा उसके हिसाब से आप सिंबल यूज कर सकते हैं, बट उस सिंबल को यूज करने का तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि भाई हम इसके ऊपर एक ये बार का सिंबल बना दें, या हम ये भी कर सकते हैं उसके फुट पे बेस पे बार बनाते हैं। या एक और तरीक़ेकार जैसे इन्होंने शो किया हुआ है कि जो भी वेक्टर है उसको बोल्ड फॉर्मेट में आप लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए है, उसको बोल्ड फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। ना एरो बनाया ना बार बनाया, ये भी वेक्टर ए पढ़ा, वेक्टर पढ़ा जाएगा।
अब आमतौर पे हमारे सिलेबस में जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो पहले तो ये वाला सिंबल था, हम ये इस्तेमाल करते थे ज्यादा। बट अब जो हमारा टेक्स्ट है, बुक का टेक्स्ट है, उसमें अक्सर इसने बोल्ड फॉर्मेट इस्तेमाल किया हुआ है। देखें यहाँ भी इसने लिखे हुए बोल्ड फॉर्मेट के अंदर। चलिए, अब इस बोल्ड फॉर्मेट को कॉपी पे लिखना है, जब आप इसको बोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो कॉपी का जो पिछला बैक पेज होगा वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि आप फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हम आमतौर पे ये सिंबल यूज करेंगे। बट आप चाहें तो इस सिंबल से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई एक लाइन बनाएंगे, उसमें एरो हेड के साथ बनाएंगे। ये जो इसका हेड होगा, एरो हेड, ये शो करेगा किस चीज को, उसकी डायरेक्शन को। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ होगी, ये शो करेगी उसके मैग्नीट्यूड की। चूंकि वेक्टर को समझने का एक आसान तरीका ये है कि हम वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट उसका मैग्नीट्यूड बताता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस तरफ ये एरो है उसकी डायरेक्शन होगा। अच्छा बेटा, एक बात जरा यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए, और एरो उस पे लगा दिया हमने। तो अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये वेक्टर की बात कर रहा है। अच्छा, हम जानते हैं वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अगर हमें वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनके तीन सिंबल्स हैं। वही ए जो भी वेक्टर है उसको हमने लिखा, मॉड लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, या एरो नहीं बनाया उसके बगैर मॉड लगा दिया, या ना एरो बनाया ना मॉड बनाया। ये तीनों के तीनों चीजें वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। इसका मतलब अगर आपको कहीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो उसके ये तीन तरीके आप यूज कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे भाई, हम इससे पहले नाइन्थ क्लास में, मेट्रिक क्लास में हमें कहा जा रहा है कि भाई फोर्स है, उसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। तो हम लिखते हैं कि भाई फोर्स एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है। अब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड उसका 10 गिवन था, यहाँ भी देखना उतना ही। या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सब के एक ही मतलब लिए जाएंगे। तो अब अगर हमें वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना होगा तो उसके ये तीन सिंबल्स यूज करेंगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ होगा फिर हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बेटे, इससे पहले कि इस यूनिट नंबर 2 को फर्दर प्रोसीड हम करें, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वेक्टर से रिलेटेड जो हमें पता होनी चाहिए। ये कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये हमें होंगे तो ज़रा चैप्टर हमें फॉलो करने में आसानी होगी। इनमें से कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं शायद जिनको हम बहुत वजाहत से भी एक्सप्लेन ना कर सकें, वो जैसे जैसे हम चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे उनको इंशाल्लाह समझते रहेंगे। बहरहाल स्टार्टिंग के लिए जो डेफिनेशंस की हद तक ही आपको पता होना चाहिए। अब ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहली चीज़ है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, कोई खास डायरेक्शन ना हो। देखिए, हम फर्स्ट ईयर में आमतौर पर हमारा तरीका समझने का ऐसे होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें तो हम उसके पार्ट बना सकते हैं कि भाई इसका एक हिस्सा मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगी। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी तो अभी भी वेक्टर ही रहेगी, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन वेलोसिटी पहले भी वेक्टर थी, मैग्नीट्यूड जीरो होने से पहले मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तब भी वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन उसकी आर्बिट्री कोई भी हो सकती है डायरेक्शन उसकी, इसीलिए हम इसको आमतौर पे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी कोई भी डायरेक्शन हो, आर्बिट्री, या वो की कोई पर्टिकुलर को खास डायरेक्शन ना हो, या जिसकी डायरेक्शन प्रॉपरली डिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता हो, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे वो नल वेक्टर है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो से, उसके ऊपर इस तरह से एरो बना देते हैं। अब इस नल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे हम जानते हैं कि इसके
जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जी एक्सिस में, वो सब के सब जीरो होंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स इसके जीरो होंगे, सबकी मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू जीरो होगी, बट डायरेक्शन इसकी कोई भी हो सकती है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी कोई खास डायरेक्शन ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता हो, ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यानी यूनिटी के बराबर हो, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अभी हम आगे जब टॉपिक अपना स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ जरा एक और उसको तरह तरीका लिखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के नाम से। बस अभी याद रखिए कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के बराबर हो, वो वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है, वेक्टर को डिवाइड कर दें किसके साथ, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को डिवाइड कर दें वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो आपको यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है यू कैप से। ये देखिए, यूनिट वेक्टर को या तो रिप्रेजेंट करेंगे यू, इसके ऊपर हमने ये सिंबल बना दिया। इस सिंबल को पढ़ा जाएगा कि ये सिंबल, या तो इसको पढ़ेंगे कि ये कैप है, या इसको पढ़ेंगे कि ये हैट है। तो ये सिंबल बनेगा यू कैप या यू हैट, और इसको कुछ जगहों पे एन कैप से भी शो करते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड वन है, तो उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड पे, लेकिन इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी। यानी अगेन आप ये समझें कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा उसका रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को। अब चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, तो इस मॉड ए से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस यूनिट वेक्टर से हमें इस वेक्टर ए की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में। अब कैसे पता चलेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इक्वल वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। देखने हैं डायग्राम में, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, वो इक्वल वेक्टर्स हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, वो एक दूसरे का नेगेटिव कहलाएंगे। जैसे देखें यहाँ डायग्राम में, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की लेंथ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए का नेगेटिव है, और ये भी कह सकता हूँ कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी का नेगेटिव है। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे का नेगेटिव कहलाएंगे जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो। कोलिनियर वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है, जैसे एक सिंगल लाइन पे मौजूद जो पॉइंट्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे हम ये बात जानते हैं, एक लाइन पे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, वन टू थ्री, ये एक ही लाइन पे पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में मौजूद हों, तो हम ये कहते हैं कि वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो ना हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो ना हो। जैसे आप देख रहे हैं भाई इस डायग्राम के अंदर, वेक्टर ए और बी एक ही लाइन में, ए का मैग्नीट्यूड कम है, बी का ज्यादा है। वेक्टर ए और बी एक ही लाइन के अंदर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बराबर हो, कम हो, ज्यादा हो, डायरेक्शन सेम हो ना हो। यहाँ देख लें जैसे इस डायग्राम के अंदर, वेक्टर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ देख लीजिए वेक्टर ए और बी अपोजिट है, लेकिन अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो ये एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर्स आएंगे। चारों डायग्राम के अंदर ये हो रहा है कि दोनों वेक्टर ए और बी एक ही लाइन के अंदर है। टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन पर होने चाहिए। या द वेक्टर्स विच लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ऐसे वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, ये जरा ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है। ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं अभी से लिखवा रहा हूँ। जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां हम यूज करेंगे कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं है, हमसे हमें कोई न्यूमेरिकल दे और कहे कि चेक करो कि वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाएगा, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ये जब न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद तो वहां इसको देखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें। जैसे देख लें भाई आप, ये एक्स वाई जेड तीन एक्सेस हमारे पास हैं,
ये जो ग्रे शेडेड पोर्शन है ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला हिस्सा एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक्स वाई प्लेन में तीन वेक्टर्स हैं, अलग अलग कलर से मैंने शो किए हैं। ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में, यानी किस में है, एक्स वाई प्लेन में। मैं कहूंगा कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर है। जरूर नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो सकते हैं, एक्स जेड प्लेन में हो सकते हैं, बस किसी भी एक प्लेन में मौजूद वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स जो है वो कहलाएंगे। कोइनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो उनकी जो टेल हो, ये जो उनका इनिशियल पॉइंट हो वो कैसा हो, सेम हो। भाई वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है, जहां से हम वेक्टर ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ये वाला पॉइंट कहलाता है इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहें इसको, यहाँ पे इसको टेल कहें। और जहां ये वेक्टर टर्मिनेट होता है इसको हम हेड का नाम देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, देख लें वेक्टर्स बने हुए चार, ए बी सी डी, सबका इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर है, एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता दे विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। मिसाल के तौर पे डायग्राम में देखिए भाई, ये एक्स वाई एक्सिस है, इसमें मैं जी एक्सिस शो नहीं कर रहा हूँ। एक पॉइंट है मेरे पास पी, मैंने क्या किया, ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वेक्टर आर एक ऐसा वेक्टर है जो स्पेस में इस पॉइंट पी की पोजीशन बताएगा। पॉइंट पी की पोजीशन का मतलब है मुझे ये पता करना है कि ये एक्स एक्सिस में कितनी दूर है पॉइंट पी, वाई एक्सिस में कितनी दूर है, जेड एक्सिस में कितनी दूर है। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन निकालेंगे इसका मतलब हम उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैं उसकी पोजीशन निकालूंगा पॉइंट पी की, वो जाहिर बात है कि पोजीशन तो दो पॉइंट्स के दरमियान निकलती ना, तो मुझे कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आमतौर पे हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। लिखा हुआ है ना विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन से वो पॉइंट कितना दूर है, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हम नाम देंगे वो वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल यानी जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट यानी जिसकी जो टेल है वो फिक्स ना हो। और एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी आप इसको ऐसे समझें कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर क्वांटिटी में, मैं समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें इसकी लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, ये आ रही है 2 सेंटीमीटर के बराबर। इसका एंगल मैंने रखा है लेट सपोज 20 डिग्री। अब मैं इस वेक्टर को यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करूं। 2 सेंटीमीटर लेंथ अभी भी रखूं, एंगल अभी भी कितना रखूं, 20 डिग्री। ये दोनों वेक्टर सेम ही कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि ना मैंने इनका एंगल चेंज किया यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया। एक ऐसा वेक्टर जिसको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बगैर मूव करवाया जा सके, डिस्प्लेस करवाया जा सके, ट्रांसलेट करवाया जा सके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा सके, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे कि वो फ्री वेक्टर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें सेम रखनी पड़ेगी। ये कुछ बुनियादी डेफिनेशंस हैं भाई, ये डेफिनेशंस जरा ज़हनशीन कर लें क्योंकि हम जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे इनमें मुख्तलिफ जगहों पे हम इन वेक्टर्स को फिर यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, बुक के पेज नंबर 35 पर एक टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नाम से। ये वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है जो 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रोसेस जिसमें किसी वेक्टर को स्प्लिट तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, वो प्रोसेस कहलाएगा कि वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। एक्सप्रेस जिस वेक्टर को स्प्लिट अप कर दें, तोड़ दें, ब्रेक कर दें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वो प्रोसेस कहलाएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब तीन एक्सेस आप जानते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सेस है। इस चैप्टर में भी आगे बहुत ज्यादा इस पे हमें वर्कआउट करना है। तो एक थोड़ी सी आसान सी बात याद रखें, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी टैब को या अपने मोबाइल को आप किसी टेबल पे रखने के बाद आप उसको व्यू कर रहे हैं, तो वो जो आप स्वाइप कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, वो एक्स एक्सेस में काम कर रहे हैं। जो स्क्रॉल कर रहे हैं अप और डाउन, वो वाई एक्सेस है। और जितनी दूर से आप मोबाइल देख रहे हैं वो जेड एक्सेस है।
ये तीन एक्सेस हैं। अभी हम इसको आगे फर्दर डायग्राम से भी जो है वो समझेंगे। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इस पे काम करना है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट तो आपने 9th क्लास में भी जरा डिटेल से पढ़े हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उसके वेक्टर को इसके कंपोनेंट से ब्रेक कर दिया जाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वो प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ भी लिखा हुआ दिखा रहे कि भाई तीन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। लेकिन हम जो वेक्टर को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव हम दो कंपोनेंट के लिए करेंगे, बाद में उसको लिखेंगे तीन कंपोनेंट के लिए। अच्छा, अगर आप उसको और आसान करके समझना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, एक टेनिस बॉल है, मैंने उसको रोल कर दिया हॉरिजॉन्टल जमीन के ऊपर। जानते हैं कि एक्स एक्सिस होगा। उसको मैंने स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो कर दिया, ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। लेकिन अगर टेनिस बॉल को मैं जमीन से कोई एंगल बनाते हुए लॉन्च कर दूं, अब ना ये मुकम्मल तौर पे एक्स एक्सिस में है, ना ये मुकम्मल तौर पे वाई एक्सिस में। इसका कुछ हिस्सा एक्स में होगा, देखना एक्स में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और हाइट पे भी गया है, यानी वाई का भी डिस्टेंस कवर किया है। तो हम रेजोल्यूशन वेक्टर में ये पता करना चाहते हैं कि जो भी वेक्टर हमें गिवन है उसका कितना हिस्सा एक्स एक्सिस में है, कितना वाई एक्सिस में, और कितना जेड एक्सिस में। दो कंपोनेंट्स हमने ड्राइव करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। उसके लिए डायग्राम मैं आपको शो कर देता हूँ, ये डायग्राम जरा देख लीजिए भाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। मुझे ये पता करना है कि इसका कितना हिस्सा एक्स में और कितना हिस्सा वाई में। सबसे पहले काम हम ये करेंगे, एक वेक्टर मैंने ए सपोज कर दिया। ये वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, ए लें, बी लें, वी लें, फोर्स एफ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, वेक्टर ए से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन हम फॉल करवाएंगे। ठीक है जी। अब इसके दो हिस्से बन गए, मैं मार्क कर रहा हूँ, चूंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाई एक्सिस के अंदर है, मैं कह दूंगा ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेक्टर ए का वो हिस्सा है जो एक्स एक्सिस के अंदर, इसको मैं कह दूंगा ए एक्स। अब दो कंपोनेंट हो गए, एक ए वाई और एक ए एक्स। बारी बारी हमें वैल्यू निकालनी है। ए एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है भाई, ये वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो अलोंग द वाई एक्सिस होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो अलोंग द वाई एक्सिस होगा। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं भाई। अच्छा, ये बात आप जानते हैं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। अब मैं जरा लेबलिंग कर रहा हूँ ताकि हमारा डायग्राम समझना आसान हो जाए। इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट ओ, इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट पी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने पॉइंट क्यू। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें थीटा के सामने वाली साइड थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू। जिस पर परपेंडिकुलर फॉल करेगा, स्टैंड करेगा, दैट इज बेस, ओ से लेके क्यू तक। और हाइपोटेन्यूज हो गया ओ से पी तक। सबसे पहले कॉस थीटा का रिलेशन यूज किया, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखने ट्राइंगल में बेस है ओ से क्यू तक, और हाइपोटेन्यूज है ओ से पी तक। वैल्यू पुट करवा दें, ओ से क्यू तक है ए एक्स, ये देख लीजिए वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ओ से पी तक ए। चूंकि हमने लाइन सेगमेंट बनाई हुई, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर ए नहीं लिया, चूड़ लिया। ये ए इधर डिवाइड था, दूसरी तरफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला बन जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो बेटा ऐसी वर्टिकल कंपोनेंट देख लीजिएगा, वेक्टर का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट, वो पार्ट जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाएगा। ए वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा से वही ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अब कॉस की जगह साइन का रिलेशन यूज करेंगे, जो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा के सामने पी से क्यू तक, यानी ए वाई हो गया। हाइपोटेन्यूज वही रहा, ओ से लेके पी तक, यानी ए के बराबर। वैल्यू पुट करवा दी, यहाँ से सॉल्व करके वाई कंपोनेंट की वैल्यू पता चल गई। अब दो बातें इसमें आपको समझनी है। पहली बात तो यह है कि भाई ये जो हमने वेक्टर ए लिया हुआ है डायग्राम के अंदर, दोनों डायग्राम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ये हमारा अपना सपोज किया हुआ वेक्टर है। हम इसको ए लिखें, बी लिखें, सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखें, जैसे बुक में वेलोसिटी को जिस तरह वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने वी से रिप्रेजेंट किया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए लिखें, बी लिखें, डी लिखें, डब्ल्यू लिखें, कोई भी आप लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल सिंबल हमने ए से रिप्रेजेंट इसको कर दिया। तो आप यहाँ ए लिखें, बी लिखें, अब्बा डब्बा जब्बा जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बस फर्क ये होगा कि जैसे मैंने ए लिखा है तो ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा के। लेट सपोज कि मैं वी लिखता तो वी एक्स बराबर हो जाता वी कॉस थीटा के। ऐसी वी वाई बराबर होता वी साइन थीटा के।
मेजर फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। अच्छा, एक और आखिरी बात, ये जो एक्स कंपोनेंट हमने निकाला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये कहीं इस तरह लिखा हुआ मिले मिसाल के तौर पे आपको, कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, तो भाई ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसी तरह से ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एरो बना हुआ हो इसके ऊपर में, लेट सपोज, यानी ऐसे मॉड ए कॉस थीटा, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम ए वाई को भी लिख सकते हैं।